गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि थर्ड लार्जेस्ट होगा इंडिया में, उसकी क्रिएशन को अप्रूवल दे दिया है। तो टाइगर रिजर्व्स अगर हम इंडिया में देखें तो कोई भी नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि इम्पॉर्टेंट है या फिर जिसको टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट है, उसको एक टाइगर रिजर्व भी एडिशनली डेजिग्नेट कर दिया जाता है। तो एक टाइगर रिजर्व में कोर एरिया होता है, या जिसको हम क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कहते हैं, वो एक इनवॉयलेट एरिया होता है, वहाँ पर नहीं जा सकते हैं कोई। और जो बफर और पेरिफेरल एरिया होता है वहाँ पर थोड़ी कम प्रोटेक्शन होती है, बट वहाँ पर भी प्रोटेक्शन होती है। तो अगर हम देखें, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था ताकि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ टाइगर को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये रिज़र्व्स जो हैं, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा जो है ये एडमिनिस्टर्ड होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं एट द एडवाइस ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो होता क्या है कि सबसे पहले प्रपोजल जाता है स्टेट से, फिर वो प्रपोजल जो है उसको अप्रूवल के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो उसको कम्युनिकेट किया जाता है। जब वो रिकमेंडेशन देते हैं वापस स्टेट को, तब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है किसी भी एरिया को एज अ टाइगर रिजर्व। ये पूरा प्रोसेस सेक्शन 38W ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर गवर्न होता है। एक बार अगर आप नोटिफाई कर देते हो टाइगर रिजर्व, तो उसकी बाउंड्रीज़ को जो है ऑल्टर नहीं किया जा सकता बिना NTCA के अप्रूवल के। तो और नहीं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी टाइगर रिजर्व को डीनोटिफाई नहीं कर सकती एक्सेप्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, वो भी टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के ही और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के ही अप्रूवल के बाद हो सकता है। ठीक है। तो अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ ने जो ये अप्रूवल दिया है, ये थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बना है अब कंट्री का। सबसे पहला तो ऑफ कोर्स आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीसासलम टाइगर रिजर्व है, जो कि लार्जेस्ट है। असम का मानस टाइगर रिजर्व सेकंड लार्जेस्ट है। अब ये थर्ड लार्जेस्ट बन गया है। तो कंबाइंड एरियाज जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, उनको मिलाकर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। और ये लोकेटेड है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट में, मध्य प्रदेश और झारखंड से बॉर्डर पर। तो ये लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर में। तो ये फोर्थ टाइगर रिजर्व होगा छत्तीसगढ़ स्टेट का। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? लास्ट नोन हैबिटेट है ये एशियाटिक चीता का कंट्री में। इको टूरिज़्म बढ़ेगा अब स्टेट में इसकी वजह से, और एक्स्ट्रा बजट्स मिलेंगे रिजर्व को ऑपरेट करने के लिए NTCA से भी, या फिर नेशनल प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी से भी। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको पता है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है पार्लियामेंट में मूव किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो अब हम देखते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी है क्या। ये वो प्रॉपर्टी होती है, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए अंडर इस्लामिक लॉ। तो वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल होती है। इसको गॉड के नाम पर परपेचुअली रखा जाता है। पब्लिक चैरिटेबल पर्पसेस के लिए भी रखा जा सकता है, लेकिन कई बार जो किसी इंडिविजुअल के डिसेंडेंट्स के को बेनिफिट देने के लिए प्राइवेट में भी रखा जाता है। तो इसकी जो प्रोसीड्स होती हैं उससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ग्रेवयार्ड्स, मॉस्क्स और शेल्टर होम्स को फंड किया जाता है। वक्फ बोर्ड क्या है? ये एक लीगल एंटिटी है जो जिसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करते हैं। तो ये बोर्ड अपॉइंट करता है एक कस्टोडियन हर प्रॉपर्टी के लिए, ताकि उसके प्रोसीड्स जो हैं वो इंटेंडेड पर्पसेस के लिए यूज़ किए जा सके। वक्फ बोर्ड 8.7 लाख प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है कंट्री में करंटली, इसीलिए जो है ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर बन चुका है आफ्टर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन रेलवेज़। तो जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, जिसको 1964 में बनाया गया था, वो ओवरसी और एडवाइस करता है स्टेट लेवल वक्फ बोर्ड्स को अक्रॉस इंडिया। तो वक्फ एक्ट जो 1995 का है, वो औकफ क्या होता है? असेट्स जो कि डेडिकेटेड है और नोटिफाइड है एज वक्फ। एक वाकिफ़ द्वारा जो है ये मैनेज करते किए जाते हैं। वाकिफ़ वो पर्सन होता है जो डेडिकेट करता है प्रॉपर्टी पर्पसेस के लिए, जो कि रिकॉग्नाइज़ की जाती है बाय मुस्लिम लॉ SPS, रिलीजियस या चैरिटेबल। 1995 एक्ट के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट होता था तो डिसीजन जो होता था वक्फ ट्रिब्यूनल का, वो फाइनल माना जाता था, माना जाता है एक्चुअली, अभी तक अमेंडमेंट हुई नहीं है ना। तो 1995 एक्ट जो है उसको 2013 में अमेंड किया गया, और वक्फ बोर्ड को और ज़्यादा पावर्स दे दी गई वक्फ प्रॉपर्टी को जो है डेजिग्नेट करने के लिए। अब ये पर्टिकुलर पावर जो है वो ज़्यादा कंटेंशियस रही है, ठीक है, पिछले कुछ टाइम सर। अब प्रपोज अमेंडमेंट्स क्या है? बिल में कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड्स की पावर को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और गवर्नमेंट रेगुलेशन को ज़्यादा लाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से मैंडेटरी रहेगी।
और कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेयर नहीं की जा सकती, चाहे वो एक्ट से पहले की हो या एक्ट के बाद की हो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो आर्बिटर होगा और उसका डिसीजन फाइनल माना जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो डिसीजन ऑफ वक्फ बोर्ड के कंटेक्स्ट में तो अपील जो है अब से हाई कोर्ट में फ़ाइल की जा सकती हैं। वक्फ प्रॉपर्टी जो है उसको सस्पेक्ट या डिस्प्यूटेड जो है वो कंसिडर किया जाएगा अगर कोई वैलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर किया जा रहा है ताकि वो ऑडिट कर सके वक्फ प्रॉपर्टीज़ का किसी भी टाइम पर। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन और नॉन मुस्लिम्स भी जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में करनी ज़रूरी होगी। क्रिटिसिज्म क्या किया जा रहा है कि बिग बिल जो है वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के नेचर को चेंज कर देगा और इससे गवर्नमेंट जो है उनका जो है वो इंटरफेरेंस आ जाएगा। अपोजिशन पार्टीज़ तो ये कह रही हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी की फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स को जो है वो राइट को वायलेट कर रहा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये डिमांड जो है वक्फ बोर्ड्स को रेगुलेट करने के लिए ये मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में से ही आई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। टॉपिक गवर्नेंस, साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किए हैं फुल लिस्ट ऑफ फर्स्ट एवर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवॉर्डीज़। तो इसरो की चंद्रयान-3 टीम को विज्ञान टीम अवार्ड दिया जा रहा है। बायोकेमिस्ट गोविंदराजन पद्मनाभन को फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ विज्ञान रत्न पुरस्कार माना जा रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है क्या? तो फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में गवर्नमेंट ने न्यू सेट ऑफ अवार्ड्स अनाउंस किए हैं जो कि हाईएस्ट रिकॉग्निशंस होंगे इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इंडिया में। एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, इनोवेटर्स जो कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल एज अ काम कर रहे हैं, पाथ ब्रेकिंग रिसर्च, इनोवेशन या डिस्कवरी की है। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि बाहर रह रहे हैं वो भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। 13 डोमेन्स आइडेंटिफाई किए हैं साइंटिस्ट के लिए, उनमें से ही आइडेंटिफाई करके अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो कौन कौन से अवार्ड्स हैं? विज्ञान रत्न जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज करेगा। विज्ञान श्री जो कि डिस्टिंग्विश्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकग्नाइज करेगा। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर जो है वो रिकग्नाइज करेगा, इनकरेज करेगा यंग साइंटिस्ट को अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स। विज्ञान टीम अवार्ड जो है वो उस टीम को जिसमें कि तीन से ज़्यादा साइंटिस्ट या रिसर्चर्स हैं और उन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया है, उसको रिकग्नाइज़ करेगा। जितनी भी नॉमिनेशंस रिसीव होंगी इन अवार्ड्स के लिए वो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमेटी जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हेड करेंगे उनके सामने रखी जाएंगी और फिर उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एटा कारिनी। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एस्ट्रोनॉमर्स क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं एटा कारिनी जो कि एक वर्ज ऑन द वर्ज है स्पेक्टेकुलर एक्सप्लोजन पे। तो एटा कारिनी एक हाइपर जाइंट स्टार है, लगभग 100 टाइम्स दैट ऑफ आवर सन इसका मास है। लगभग 7500 लाइट ईयर्स अवे है ये कैरिना नेबुला में। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दिखाते हैं कि लगभग 170 साल पहले ये स्टार अंडर इवेंट हुआ सिग्निफिकेंट आउटबर्स्ट जिसको ग्रेट इरप्शन कहते हैं। इसकी इवेंट जो है वो होम्यूनक्यूलस नेबुला क्रिएट की वजह से होम्यूनक्यूलस नेबुला क्रिएट हुआ और एक आर ग्लास शेप्ड क्लाउड ऑफ ग्लास और डस्ट जो है वो इसकी वजह से क्रिएट हुआ। तो ये ओनली नोन स्टार है जो नेचुरल लेज़र लाइट एमिट करता है, ठीक है। और जब ये एक्सप्लोड होगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट शो होगा विजिबल फ्रॉम अर्थ और ये ऑफर करेगा वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द लाइफ साइकिल्स ऑफ मासिव स्टार्स, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वाइल्ड फायर्स जो कि यूएस और कनाडा में भी चल रही हैं उसकी वजह से पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो हैं वो फॉर्म हुए हैं, जिससे कि कहा जा रहा है कि और ज़्यादा थंडर जो है वो हो सकता है और उसकी वजह से और ज़्यादा फायर्स लग सकते हैं। तो पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स क्या है? ये सिर्फ तभी होते हैं जब एक्सट्रीमली हॉट वाइल्ड फायर होती है या फिर कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो जो इंटेंस हीट होती है फायर से वो सराउंडिंग एयर को जो है वो वार्म कर देती है और एयर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट होने लगती है एटमॉस्फेयर में। जब ये हॉट एयर जा रही होती है तो वाटर वेपर को, स्मोक को, ऐश को अपने साथ ले जाती है ऊपर और जब ये ऊपर जाती है तो एक्सपैंड होकर कूल डाउन होती है। जब ये कूल हो जाती है तो वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होता है ऐश के ऊपर ही और उसकी वजह से ग्रे कलर और ब्राउन कलर के क्लाउड फॉर्म्स हो जाते हैं। तो जो क्लाउड होता है इनको पायरो क्यूमुलस क्लाउड कहते हैं या फिर फायर क्लाउड भी कहते हैं। 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं ये और लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है लाइक एनी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। उसकी वजह से जो है लाइटनिंग प्रोड्यूस होने की वजह से और ज़्यादा वाइल्ड फायर्स होने का खतरा हो जाता है। कहा जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो है इनकी फ्रीक्वेंसी जो है क्लाउड्स की बढ़ती जा रही है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल कोस्टल मिशन स्कीम। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट जो है उन्होंने लोकसभा को बताया है नेशनल कोस्टल स्कीम के बारे में, जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका मोटिव क्या है कि क्लाइमेट चेंज जो है कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम्स पे उसके इम्पैक्ट को एड्रेस करना। नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंडर ही आती है ये स्कीम। तो मैनेजमेंट ऑफ एक्शन प्लान ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बीचेस, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, आउटरीच प्रोग्राम्स लेकर आना कोस्टल स्टेट्स या यूटीज़ के, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोस्टल स्टेट्स की वो ही कर रही हैं खुद। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है? जून 2008 में इसको लॉन्च किया गया था प्रमोट करने के लिए डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, बट उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस करना इफेक्टिवली। ठीक है, इसके अंदर 8 नेशनल मिशंस हैं जो कि कोर बनाते हैं इस NAPCC का। ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भोज वेटलैंड। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएन गवर्नमेंट ने रिसेंटली पार्लियामेंट में बताया है कि भोज वेटलैंड जो है, जो कि एक इंटरनेशनल रामसर साइट है, उसको कोई भी ऐसा थ्रेट नहीं जो है फेस कर रही जिसकी वजह से उसको डीलिस्ट कर दिया जाए रामसर कन्वेंशन से। भोज वेटलैंड क्या है? लोकेटेड है भोपाल मध्य प्रदेश में। तो ये 2 कंटिग्यूस ह्यूमन मेड रिजर्वायर्स अपर और लोअर लेक से बना है। अपर लेक को हम भोजताल कहते हैं, लोअर लेक को हम छोटा तालाब कहते हैं। ठीक है, अपर लेक जो है एक मेजर सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर है फॉर भोपाल, और इसको भोज वेटलैंड को रामसर साइट्स डिक्लेयर किया गया था 2002 में। रामसर कन्वेंशन क्या है? जो कि 1971 में साइन किया गया था, ताकि इकोलॉजिकल करेक्टर जो है वेटलैंड्स का ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस उनको जो है वो प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, रामसर ईरानियन सिटी है जिसके नाम पर ये कन्वेंशन रखा गया है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserve. This topic is important for your environment section. So Chhattisgarh has approved the creation of Guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserve, which will be the third largest in India. So this tiger reserve, if we look at the background of these tiger reserves in India, any national park or wildlife sanctuary which is also considered significant for the protection of tigers can be additionally designated as a tiger reserve. So a tiger reserve consists of a core or core or critical tiger habitat area, which is inviolative or which is very highly protected. Then there is a buffer or peripheral area which may be accorded a lesser degree of protection as compared to core area. Then if we look at Project Tiger, it was launched in 1973 to save the endangered species of tigers in our country, and these reserves are administered by the National Tiger Conservation Authority. So tiger reserves are notified by the state governments, but only on the advice of NTCA. So proposal is first obtained from the state, then this proposal is communicated to the NTCA, and NTCA then recommends the state that this particular area can be declared as a tiger reserve, and then state government notifies that area as a tiger reserve. This process entirely is governed by the Section 38W of Wildlife Protection Act, and after the notification, no alteration in the boundaries of a tiger reserve can be made except on the recommendation of Tigers Conservation Authority or on the approval of the National Board of for Wildlife. So no state government shall denotify a tiger reserve except in public interest, that too after the approval of Tiger Conservation Authority and the NBWL. So Chhattisgarh has created this Guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserve, which is the third largest in the country now, and the first largest, of course, is the Andhra Pradesh Nagarjun Sagar Sheeshachalam Tiger Reserve, and the second number is secured by the Manas Tiger Reserve of Assam. So the combined areas of Guru Ghasidas National Park and Tamor Pingla Wildlife Sanctuary have been declared as a tiger reserve, and it is located in the northern part of the state. It is located in the districts of Mahendragarh, Cherimiri, Bharatpur, Korea, Surajpur, and Balrampur, and this will be the fourth tiger reserve of Chhattisgarh. So, Guru Ghasidas National Park was the last known habitat of Asiatic cheetah in the country, and after the recognition of this tiger reserve, it will foster ecotourism in the state, and a National Project Tiger Authority will provide an extra budget for the reserves operations also. Okay.
So the next topic is Waqf Amendment Bill 2024. This topic is important for your governance section. So through the Waqf Amendment Bill 2024, the central government is set to bring key amendments to overhaul the regulatory framework for Muslim charitable endowments. So what's a work profit? What is a Waqf property? It refers to the movable or immovable properties which are dedicated exclusively for the religious and charitable purposes under the Islamic law. And a Waqf property is non-transferable and it is held perpetually in the name of God. It can either be public, it can either be for public charitable purposes or held private to benefit an individual's descendants. The proceeds from a Waqf property typically funds educational institutions, graveyards, mosques, and shelter homes, benefiting a large number of Muslims. And what is a Waqf board? It is a legal entity with nominated members to manage the Waqf properties, and the board appoints a custodian to each property to ensure its proceeds are used for intended purposes. Waqf boards currently control 8.7 lakh properties. It makes them the third largest landowner in the country after the armed forces and the Indian Railways. So Central Waqf Council, which was established in 1964, oversees and advises state level Waqf boards across the country. Okay. So what is Waqf Act? It is the 1995 Act which regulates Waqf. Waqf is the assets of Waqf are the assets which are dedicated and notified as Waqf by a Waqif, the person who dedicates property for purposes recognized by Muslims as pious, religious, or charitable. Under the 1995 Act, in case of a dispute whether a property can be considered as Waqf or not, the decision of Waqf tribunal in respect of such matters shall be final. In 1995, the 1995 Act was amended in 2013 to give far-reaching powers to the Waqf board to designate a property as Waqf property. So this has been contentious. So the bill that is set to amend this act will restrict the powers of the Waqf board to manage its properties and provide for more government regulation. The bill proposes to make registration with the district collector's office mandatory. It also states that any government property identified or declared as Waqf shall not be deemed to be a Waqf property. The district collector shall be the arbiter to decide, and his decision would be final. In case of any dispute, the decision of the Waqf board, now appeals can be made in the respective high courts. So a Waqf property can be considered a suspect or disputed in the absence of valid documentation. It also empowers the central government to direct the audit of Waqf at any time. It also aims to ensure the representation of Muslim women and non-Muslims in the Central Waqf Council and the state Waqf boards. Okay. But the act or the amendment bill is being criticized because the bill seeks to alter the nature of Waqf properties and it makes it easier for the government or any individual to usurp them. Opposition parties are also alleging that the proposals also aim to deprive the Muslim community from the freedom to manage their religious affairs. However, the central government itself is arguing that this demand to regulate Waqf boards came from the Muslim community itself. Okay. So the next topic is Rashtriya Vigyan Puraskar. This topic is important for your governance section and also your science and tech section. So central government has recently announced the full list of first ever Rashtriya Vigyan Puraskar awardees. So ISRO Chandrayaan 3 team will be awarded the Vigyan Team Award. The celebrated biochemist Govindarajan Padmanabhan has been selected as the first recipient of the Vigyan Ratna Puraskar. So these are the new set of awards which are introduced by government in the field of science, technology and innovation. So this will be the highest recognitions in the field of science, technology and innovation in India. So what is the eligibility criteria? So the scientists, technologists, innovators who are working in government, private sector organizations or any individual working outside any organization but have made path-breaking research, innovation or discovery shall be eligible for the same. And people of Indian origin staying abroad with exceptional contributions benefiting Indian communities or society shall also be eligible for these awards. Scientists will be selected across 13 domains and the awards will be given in the following 4 categories. First is the Vigyan Ratna, which will recognize the lifetime achievements. Then there will be Vigyan Shri, which will recognize the distinguished contributions in any field of science and technology. Then there is Vigyan Yuva Shanti Swarup Bhatnagar Award, which will recognize and encourage young scientists up to the age of 45 years. Then there is Vigyan Team Award to be given to a team comprising 3 or more scientists, researchers, innovators who have made an exceptional contribution. So all nominations which are received by these awards are placed before the Rashtriya Vigyan Puraskar Committee, which is headed by the which will be headed by the Principal Scientific Advisor to the Government of India. Okay. So the next topic is ETA
Carinae. This topic is important for your science and tech section. So astronomers are closely monitoring the Eta Carinae, which may be on the verge of a spectacular explosion. So Eta Carinae is a hypergiant star with a mass approximately 100 times that of our sun. So it is located about 7,500 light years away in the Carina Nebula. So historical records reveal that about 170 years ago, this star underwent a major outburst, which is known as the Great Eruption. This event created the Homunculus Nebula, which is a distinctive hourglass shaped cloud of gas and dust which surrounds the star. So, what are the unique characteristics of it? So, it is the only star known to emit natural laser light. When it does explode, it will provide an extraordinary light show visible from Earth and offer invaluable insights into the life cycles of massive stars. Okay. So the next topic is pyrocumulonimbus clouds. This topic is important for your environment section. So wildfires currently raging in the US and Canada are so intense that they have created pyrocumulonimbus clouds, which have the potential to spit out more thunder and spark more wildfires. So what are these pyrocumulonimbus clouds? So these occur when there is extremely hot wildfire, or volcanic eruptions can also lead to the formation of these clouds. So what happens is that due to intense heat from the fire, the air around surrounding that area moves upwards from that into the atmosphere. As this hot and very buoyant air, which carries water vapor, smoke and ash, rises, it expands and cools down. Once it is cool enough, water vapor condenses on ash, forming a gray or brown cloud. At this stage, the cloud is known as pyrocumulus cloud, which is also known as a fire cloud. So clouds can reach heights of 50,000 feet, and these pyrocumulus clouds can produce lighting, but they do not generate much rain. As a result, they can spark new wildfires. Scientists are believing that climate change could have a role to play in the increase of their frequency. Okay. So the next topic is National Coastal Mission Scheme. This topic is important again for your environment section. Minister of State for Environment has informed the Lok Sabha about this National Coastal Scheme, which was launched in 2014, and it has been envisaged under the National Action Plan on Climate Change. The aim is to address the impact of climate change on coastal and marine ecosystems. It is under the National Coastal Management Program and has following components, that is Management Action Plan on Conservation of Mangroves and Coral Reefs, R&D on marine and coastal ecosystems, sustainable development of beaches, capacity building or outreach program for the states or UTs. So the implementing agencies of this program include the state governments or UTs who are at the coastal areas. So what is National Action Plan on Climate Change? It was launched in 2008. And it identifies measures that promote development activities while also yielding co-benefits for addressing climate change effectively. So there are 8 national missions which form the part of the core of this NAPCCC. So here are the 8 missions which are mentioned here. Okay. So the next topic is Bhoj wetland. This topic is important for your environment section. So recently the Union government has denied that the international Ramsar site, that is the Bhoj wetland in Bhopal, is facing no threat of delisting from the Ramsar Convention list of wetlands of international importance. So what is Bhoj wetland? It is located in the city of Bhopal, that is in Madhya Pradesh, and it consists of 2 contiguous human-made reservoirs, the upper and lower lakes. The upper one is called Bhojtal or the Bada Talab, and the lower one is called the Chota Talab. The upper lake is surrounded by Van Vihar National Park on the south, human settlements on the east and north, and agricultural fields on the west. The upper lake is the major source of potable water for Bhopal. The lakes are very rich in biodiversity, and it was designated as the Ramsar site in 2002. So what is Ramsar Convention? It was signed in 1971 to preserve the ecological character of their wetlands of international importance, and it is named after Ramsar, which is the Iranian city where this treaty was signed in 1971, and the places were chosen for conservation under it are given the tag of Ramsar site. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.